चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें लक्ष्मीपति नाम का एक जमींदार रहा करता था। उसकी पत्नी कविता और बेटी पिंकी के साथ। उनके घर में गंगा नाम की एक औरत काम किया करती थी। गंगा बहुत ज्यादा गरीब थी। उसका पति भी बहुत सालों पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था। गंगा की भी एक बेटी थी। उनका घर बहुत ही छोटा था, लेकिन जमींदार के घर में काम करके जो पैसा कमाती थी उन्हीं में उसका और उसकी बेटी का खर्च निकाला करती थी। उनके घर में काम करके जो पैसा कमाती थी वो भी उनको कम ही पड़ जाया करता था, लेकिन फिर भी मजबूर औरत थी, उसी में अपना काम चलाया करती थी। देखते ही देखते धूप का मौसम आ जाता है। उनके घर कोई पंखा नहीं था, जिससे उनको बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी, लेकिन खरीदने के लिए भी गंगा के पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता था। साथ ही साथ उनका घर भी बहुत ही छोटा और टीनों का बना हुआ था, जिससे गर्मी की शिद्दत उनके घर में बहुत ज्यादा रहती थी। फैन या पंखा उनके घर में नहीं था, जिससे वो बेचारे गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कभी कभार तो धूप इतनी ज्यादा रहती थी कि उनका पसीना सूखता ही नहीं था। छोटी सी बच्ची बेचारी गर्मी से सारी रात सो नहीं पाती थी, जिससे गंगा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। अपनी बेटी का ये सब कुछ हाल देखकर गंगा से बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। हाथों से ही अपनी बेटी को पंखा करती है और उसको हवा देकर सुलाया करती थी। उनकी ये परिस्थिति होती थी। और इधर जमींदार लक्ष्मीपति के घर में जहाँ देखो वहाँ पंखे और जहाँ देखो वहाँ एसी रहा करती थी, जिसको देखकर गंगा मन ही मन ये सोचा करती थी कि काश उनके घर में भी एक पंखा रहता तो उसको और उसके बच्ची को इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। एक दिन की बात है कि गंगा की बेटी को स्कूल की छुट्टी दी हुई थी, जिससे वो अपने घर में अकेली तो उसको नहीं छोड़ सकती थी। गंगा अपने ही साथ अपनी बेटी को काम करने के लिए जमींदार लक्ष्मीपति के घर लेकर चली जाती है। उस बच्ची को वहाँ देखकर लक्ष्मीपति की पत्नी वहाँ पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है, अरे गंगा, ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे आई? क्या तुम इसको हमारे घर में लेकर आई हो? अरे हमारे घर में तुम्हारा आना ही बहुत ज्यादा है। अब ये लोगों को तुम घर में कैसे लेकर आ सकती हो? हमारा घर कोई धर्मशाला है क्या? याद रखना, आज के बाद घर में किसी को लेकर मत आना, समझी? जमींदार की पत्नी कविता की कही बातें सुनकर गंगा को बहुत बुरा लगता है और उसको तकलीफ भी होती है, लेकिन जो भी हो वो उनके घर की नौकरानी ही थी, इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाई थी। माफ कीजिए मालकिन, ये मेरी ही बेटी है। आज इसके स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए मैंने सोचा कि घर में अकेली बच्ची को कैसे छोड़ दूं। ये सोचकर बस अपने साथ लाई थी मालकिन। और तो और घर में बहुत ज्यादा गर्मी है ना, मुझे लगा अगर वो यहाँ आ जाएगी तो कुछ समय के लिए पंखे की ठंडी हवा खा लेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। इस तरह बहुत ही दुखी होकर गंगा ये सारी बात बता देती है। इतने में कविता की बेटी पिंकी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, उसे कोई ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डालकर दे दे। ये बात सुनकर कविता कहने लगी कि हाँ बेटा पिंकी, मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, तब तक के लिए तुम अपने रूम में एसी ऑन करके बैठ जाना। ये सुनकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। ये सारी बात सुनकर कविता भी वहाँ से निकलकर चली जाती है। अपने घर पहुँचती है। रात का खाना खाने के बाद बिस्तर लगाती है और अपने बेटी को अपने पास सुलाने लगती है और फिर सोचने लगती है, हे भगवान, पता नहीं ऐसी ही जिंदगी और कब तक जीनी पड़ेगी, ऐसे कब तक चलेगा। ये जो पैसा मिल रहा है ये मेरे किसी काम का नहीं। अगर मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी तो कब तक करूंगी और क्या क्या खरीदूंगी। दूसरी चीजें ना सही, मैं अपनी बेटी के लिए एक पंखा तक नहीं खरीद पा रही हूँ और उसके साथ लोग तो गरीब कह कहकर मुझे इतना चिढ़ाते हैं। मैं इन सब की नजरों से कैसे बचूं? अब मैं क्या करूं? लोगों के ताने, लोगों की बातें मैं कब तक सुनती रहूं? मेरी बेटी भी तो बड़ी हो रही है, उसके भविष्य के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग में आने लगते थे। गंगा हमेशा अपनी बेटी की भलाई चाहती रहती थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मीपति के घर में वो काम नहीं छोड़ पाती थी, क्योंकि उसके अलावा
गंगा को कोई काम आता भी नहीं था। हर रोज ऐसे ही परेशान रहकर जिया करती थी। एक दिन की बात है कि गंगा अपनी बेटी को स्कूल भेज देती है और काम के लिए निकल जाती है। जाते समय रास्ते में उसने देखा कि एक सोडा की बंडी वहाँ पर लगी हुई थी, जिसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे ताकि वो लोग सोडा खरीद कर पी सके। उस बंडी वाले को देखकर गंगा के मन में एक ख्याल आने लगा कि उसको तो छाछ बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। वैसे अब तो धूप का मौसम ही चल रहा है, धूप तो और 2 महीने रहेगी ही रहेगी। अगर मैं ये काम करूँगी तो शायद कुछ पैसा ज्यादा कमा पाऊंगी। ये सब सोचती हुई काम में चली जाती है। अपना काम पूरा करने के बाद वो वापस घर लौटती है। उसके पास सोने की छोटी सी बालियां थी, जिसको वो बेच देती है और छाछ बनाने के लिए जो भी सामग्री की जरूरत थी वो सारे के सारे खरीद लेती है और फिर अपने काम की सारी तैयारी कर लेती है। दूसरे दिन सुबह जमींदार लक्ष्मीपति के घर चली जाती है और उनको आवाज लगाती है। साहब, मालकिन, मैं ना कल से काम में नहीं आऊंगी। वो मैंने सोचा कि ये काम मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने खुद से एक छोटा सा काम करने का सोच लिया था। बस यही कहने के लिए आई थी साहब। अगर इतने दिनों में मैंने आपको किसी बात के लिए तकलीफ दी हो या मेरी वजह से आपको कभी तकलीफ हुई हो तो दया करके मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं चलती हूँ। ये सारी बात कहकर गंगा जमींदार के घर से जा रही थी। तभी दोनों पति पत्नी गंगा की तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि हमारे घर में बचा कुचा खाना खाकर जिया करती थी, अब ये भी काम करने लगेगी। चलो ये भी देखते हैं कि कैसे काम करके कैसे जिया करेगी। इतना कहकर दोबारा वो हंसने लगे। उन दोनों की सारी बातें सुनने के बावजूद गंगा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर अपना सारा काम तैयार कर लेती है और भगवान की पूजा करके अपना काम शुरू करती है। दोनों घड़ों में बहुत सारी छाछ बनाकर वो ले जाकर बाजार में बैठ जाती है। कहने लगती है कि ठंडी ठंडी छाछ ले लो। गंगा की बातें सुनकर एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है। अरे बेटी, एक गिलास छाछ पिला दो ठंडी सी। मेरा तो धूप के कारण गला सूखा जा रहा है। हाँ हाँ चाचा जी, जरूर दूंगी। इतना कहकर गंगा एक ग्लास में छाछ बनाकर उस बड़े आदमी को दे देती है, जिसको पीकर चाचा जी ठंडी सी चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बनाई छाछ बहुत स्वादिष्ट है बेटी, पीकर तो चैन मिल गया। और तुम्हें पता है, ऐसी धूप में ना हर इंसान को ये पीना चाहिए। मेरी तो प्यास ही बुझा दी तुमने। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर वो चाचा जी छाछ पीकर गंगा को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते उस दिन गंगा की छाछ पूरी तरह से हो गई थी और गंगा ने जितना फायदा सोचा था उससे ज्यादा फायदा उसको मिल गया था। इस बात से गंगा बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन भी सुबह जल्दी उठकर सारा काम तैयार कर लेती है और फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही छाछ बेचने लगती है। दूसरे दिन भी उसकी पूरी की पूरी छाछ बिक जाती है। गंगा को बहुत अच्छा फायदा भी मिल जाता है, जिसको देखकर गंगा की खुशी भी दुगनी हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे गंगा की बनाई छाछ पूरे गांव में फेमस होने लगी। दूर दूर से लोग गंगा की बनाई छाछ पीने के लिए आ जाया करते थे। देखते ही देखते गंगा अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। फिर उसने एक अच्छा सा घर किराए पर भी ले लिया था। ऐसे ही कुछ दिन के बाद उसने अपने घर में एक पंखा भी खरीद कर लगा लिया था। धीरे धीरे उसके घर के माहौल बदलते गए। एक एक चीज करके वो खरीदने लगी। कुछ ही दिन बाद उसने अपने घर में एक टीवी भी खरीद कर रख लिया था, जिससे वो लोग अपना मन भी बहलाया करते थे। देखते ही देखते उसका छाछ वाला सेंटर एक फेमस सेंटर बन गया था। उसको बहुत अच्छा नाम भी मिला और उसकी कमाई भी बढ़ती गई। पैसा कुछ देखकर गंगा ने अपना एक दुकान खरीद लिया था, जिसमें वो बहुत अच्छा काम करने लगी। ज्यादा काम करती थी और ज्यादा भी पैसा कमाया करती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी बढ़ती गई और इसका गिराक भी बढ़ता गया, जिससे गंगा का काम, गंगा की दुकान गंगा डेयरी बन जाता है। गंगा डेयरी बनने के बाद गंगा का काम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था, जिससे दूर दूर से लोग आकर उसकी बनाई छाछ को खरीदा करते थे। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
गंगा अपने डेयरी में बहुत सारे औरतों को काम भी दिलवाती है जो कि मजबूर थे, जिनको काम की जरूरत होती थी। देखते ही देखते गंगा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। गंगा की मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाई थी। धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाती है। अब उसकी बेटी भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी। उसकी बेटी की शादी भी गंगा बहुत धूमधाम से करवा देती है। जो भी लोग उसको छोटी नजर से देखा करते थे या फिर उसको काम देने से मना करते थे, वो सारे लोग आज गंगा से डरते थे